ये बड़ा पैच सा डायलॉग है। आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बाद सभ्य समाज में अक्सर मन भर जाने के बाद लोग दामन छुड़ाते हुए बोल ही देते हैं। आज जो कहानी मैं लिखने जा रहा हूँ, भले इसका हिस्सा ना भी हूँ मैं, पर गवाह और साक्षी हर बात का हूँ। बस देश काल परिस्थिति के अनुसार स्थान और पात्रों के नाम बदल गए हैं। बेनियंत्रित खर्चों, औकात से ज़्यादा एक्सपेंडिचर और आधुनिकता ने सामाजिक मूल्यों को खत्म सा ही कर दिया है। जो संबंध एक मौन स्वीकृति से शुरू हुआ, कब अचानक भयावह रूप ले लेगा, इसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। ये कहानी है एक छोटे से शहर की मिडिल क्लास लड़की दीपा की। बड़े सपने थे उसके। अच्छा भरा पूरा परिवार होगा, सारी खुशियां होंगी, अच्छा पति होगा, अच्छी नौकरी होगी, जो कि एक आम मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुई किसी भी लड़की के होते हैं। दीपा के भी थे। आज वो दीपा फूट फूट कर रो रही थी। आज उसके प्रेमी ने उसे ये कहकर उलाहना दिया था, जब तुम मेरे लिए अपने पति को धोखा दे सकती हो तो किसी और के लिए मुझे भी धोखा दे सकती हो। जो अपने पति की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी। आज विनोद के मुंह से ये शब्द सुनकर दीपा अवाक रह गई थी। उसका दिल बुरी तरह तड़प कर रह गया था। वह बिना कुछ कहे विनोद की गाड़ी से उतरी और अपने घर आ गई। बच्चों को स्कूल से आने में अभी काफ़ी समय था। दीपा ने एक नज़र अपने घर को देखा, फिर सोफे पर बैठकर सोचने लगी कि आखिर क्या मिला उसे ऐसे ऑनलाइन रिश्ते से। दीपा का पति अच्छी नौकरी पर था, 2 प्यारे बच्चे, खुद का घर, गाड़ी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी उसे सिवाय पति के समय की। और एक औरत के लिए उसके पति द्वारा उसको दिया गया समय सभी सांसारिक चीज़ों से कीमती होता है। उसका पति ऑफिस के काम में इतना व्यस्त होता गया कि प्रेम विवाह होने के बावजूद उसे समय देना ही भूल गया था। वैसे भी मर्द का प्यार तब तक ही होता है जब तक वह उसे हासिल न कर ले। इस शहर में दीपा का अपना कोई था नहीं और न ही किसी से ज़्यादा मिलना जुलना उसे पसंद था। बस अपने रिश्तेदारों व दोस्तों से फ़ोन पर बात हो जाती थी। अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी। विनोद से उसकी दोस्ती सोशल मीडिया पर हुई थी, उसके शहर में ही रहता था। शुरुआत में तो वह सिर्फ सोशल मीडिया पर ही कभी कभार दीपा को मैसेज करता रहता था। दीपा ने कभी रिप्लाई तो नहीं किया, पर विनोद का उसकी तारीफ करना उसे भी अच्छा लगता था। कुछ समय बाद वह भी रिप्लाई करने लग गई। फिर पता ही नहीं पति के ऑफिस और बच्चों के स्कूल जाने के बाद समय निकालकर विनोद से फ़ोन पर बात करने लग जाती। पति और बच्चों के घर के आने तक जितना भी समय मिलता दोनों फ़ोन पर लगे रहते। हाँ, अगर कभी विनोद को कोई ज़रूरी काम होता तब उनकी बात नहीं हो पाती। अपने अकेलेपन में दीपा के कदम कब और कैसे विनोद की तरफ बढ़ते चले गए उसे पता ही नहीं चला। विनोद भी उसकी हर बात सुनता, समझता व उसकी परवाह करता था। यही तो दीपा चाहती थी, कोई तो हो जिसे वह अपने दिल की हर बात बता सके। समय ऐसे ही गुजरता गया। अब दीपा को अपने पति से कोई शिकायत नहीं रहती थी क्योंकि उसने अपना सुकून कहीं और तलाश लिया था। अब दीपा कुछ भी नया खरीद कर लाती तो सबसे पहले विनोद को ही पहन कर दिखाती। साड़ी, सूट, मॉडर्न ड्रेस। विनोद भी दिल खोलकर तारीफों के पुल बांधता था। एक दिन विनोद ने उससे सेल्फी डिमांड की, वो पहले तो मना करती रही, फिर विनोद नाराज ना हो जाए सोचकर भेज दी। फिर विनोद की डिमांड्स बढ़ती गई। पहले उसने एक दिन इनर्स में देखने की ख्वाहिश जाहिर की, उसने साफ मना कर दिया तो विनोद थोड़ा सा उससे नाराज सा हो गया। उसने 2 दिन उससे बात नहीं की, मजबूरन उसने खुद ही उसे मैसेज किया। थोड़े गिले शिकवे हुए, फिर बातचीत दोबारा चालू हो गई। कुछ दिन बाद विनोद ने फिर से वही 2 पीस में देखने की इच्छा जाहिर की। इस बार उसने मना करते करते भी उसकी इच्छा पूरी कर ही दी। विनोद ने उसे अप्सरा कहा। उसे बहुत अच्छा लगा बहुत समय बाद। वैसे भी अब उसके पति उस पर ध्यान कम ही देते थे। कुछ दिन विनोद ने उसे बाहर मिलने का प्रस्ताव रखा। उसने कहा बाहर कोई देख लेगा तो बड़ी बदनामी होगी। विनोद मनुहार करता रहा, वो नहीं मानी। तो विनोद अपने प्यार की दुहाई देने लगा कि तुम अपने हाथों की चाय भी नहीं पिला सकती। फिर उसने कहा ठीक है, चाय ही पीनी है तो घर पर बनाकर पिला दूंगी। एक दिन पति किसी काम से 3 दिन के टूर पर बाहर गए हुए थे, बच्चे स्कूल थे तो उसने कहा तुम घर आ सकते हो। विनोद तो इंतजार में था, बिना देरी किए उसके घर पहुंच गया।
चाय पीते पीते कब नजरें मिली, कब कबूलनामा हुआ, कब जज्बात उफंग गए कि दोनों ने लॉर्ड शर्म की सारी सीमा लांघ एक दूसरे के सामने बेपर्दा हो गए। जो कुछ सिर्फ फोटोज में देखा था वो सब आज सामने सामने देखा। जब होश आया तो कुछ कहने सुनने छुपाने को बचा नहीं था। उस दिन के बाद दीपा ने भी खुद को समर्पित सा कर दिया। पति तो नहीं पर पति जैसा जरूर मान लिया था विनोद को। पर यह सब बहुत ज्यादा दिन नहीं चला। धीरे धीरे दीपा को महसूस होने लगा कि वक्त के साथ विनोद का व्यवहार काफी बदलने लगा है। अगर दीपा का फोन 2 मिनट के लिए भी व्यस्त होता तो विनोद उससे सवाल करने लगता। विनोद नहीं चाहता था कि दीपा उसके अलावा किसी से भी बात करे। यहाँ तक कि दीपा ने अपने परिजनों को भी फोन करना बंद कर दिया था। उसके मम्मी पापा भाई बहन खुद फोन करते तो ही वह बात करती। उस पर भी अगर बीच में विनोद का फोन आ जाता तो उसे हर बार अपनी सफाई पेश करनी होती। और तो और अब तो विनोद उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर भी नज़र रखने लगा था। कभी किसी के कमेंट को लेकर तो कभी किसी के लाइक करने को लेकर विनोद हर बात का विवाद बना देता। पर दीपा विनोद को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वह वही करती जो विनोद कहता। कितने ही जानने वालों को तो दीपा विनोद के कहने पर बिना किसी कारण ब्लॉक कर चुकी थी। अब कई बार विनोद बेमतलब की बातों पर दीपा से लड़ाई करने लग जाता। वह बात बात में दीपा के चरित्र पर सवाल करता, उस पर शक करता। जब भी वे मिलते विनोद उसका फ़ोन जरूर चेक करता। उस दिन पहली बार दीपा को एहसास हुआ कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। दीपा के पति तो उससे कभी नहीं पूछते थे कि वह फ़ोन पर किससे बात करती है, न ही वह कभी उसका फ़ोन चेक करते थे। हमेशा उसका सम्मान करते थे। दीपा पर शक करना तो दूर की बात थी। और इधर वह अकेलापन दूर करने के लिए ऐसे इंसान के चक्कर में पड़ गई थी जो अब उसके मानसिक व भावनात्मक तनाव का कारण बन चुका था। उसे अब समझ आ गया था कि वह बैठे बिठाए किस मकड़जाल में फंस चुकी है। उसी दिन दीपा ने विनोद का नंबर अपने फ़ोन व सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दिया था। पर कुछ दिन बाद विनोद ने फिर से दीपा का पीछा करना शुरू कर दिया। वह जहां भी जाती विनोद वहीं पहुंच जाता। नए नए नंबरों से उसे फ़ोन करता। दीपा कभी भी ऐसी नहीं थी जैसा उसे इन हालात ने बना दिया था। वह तो सिर्फ अपने पति से प्यार करती थी। विनोद ने ही उसे अपनी बातों के जाल में फंसाकर ऐसे हालात में पहुंचा दिया था। मगर अब वह इन सब से निकलना चाहती थी और इस रिश्ते को यहीं विराम देना चाहती थी। इसीलिए न चाहते हुए भी दीपा को उससे मिलकर बात करनी पड़ी। दीपा ने विनोद को काफ़ी समझाया कि उनके बीच जो भी रिश्ता है उसका कोई भविष्य नहीं है, इसलिए ये सब खत्म कर देना चाहिए। इस तरह शक करके लड़ाई झगड़े करने का क्या फ़ायदा। और जब विनोद को उस पर विश्वास ही नहीं है तो फिर ऐसे रिश्ते का क्या मतलब। हालांकि विनोद को पता था कि दीपा का अपना परिवार है और वह किसी के लिए भी अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती। फिर भी विनोद ने रो रो कर दीपा से माफ़ी मांग ली और दोबारा ऐसा न करने का वादा भी किया। साथ ही यह भी जता दिया कि यह सब ऐसे खत्म नहीं होने वाला। अब दीपा समझ चुकी थी कि विनोद इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। ये रिश्ता उसके लिए एक मजबूरी बन चुका था। साथ ही यह भी डर था कि कहीं विनोद उसके पति को ये सब न बता दे। इसलिए उसने खुद को समझा लिया कि जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दिया जाए। फिर से वही सब फ़ोन, मैसेज, चैटिंग। विनोद का बात बात पर सुनाना, कहाँ बिजी थी, करो उसी से बात, उसने क्यों किया ऐसा कमेंट, इसको ब्लॉक करो, इतनी देर ऑनलाइन किससे चैटिंग कर रही थी। फिर खुद ही रूठ जाना और न मनाओ तो पीछा करना, लड़ना झगड़ना, बस यही सब रह गया था। इस सब से दीपा बहुत परेशान हो चुकी थी। ऊपर से विनोद तरह तरह के बहाने करके उससे लाखों रुपए ऐंठ चुका था। उसने इस रिश्ते को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया तो विनोद ने अपना आखिरी दांव खेला। उसकी कुछ पिक्स उसे वापस भेज दी अंतःवस्त्रों की। तब दीपा का मुझे फ़ोन आया, रोते रोते अपनी सारी कहानी बताई। मैंने पहले तो उसे खूब सुनाई कि तुम बच्ची नहीं हो कि किसी झांसे में आ गई। अगर ये बात खुल गई तो जानती हो क्या होगा, तुम अपने पति अपने बच्चों की निगाह में गिर जाओगी। मैंने कहा अब क्या चाहती हो। उसने कहा मुझे इस ब्लैकमेलिंग से छुटकारा चाहिए। मैं मेरा परिवार टूटते हुए नहीं देखना चाहती। मैंने कहा ठीक है,
मैं कोशिश करूंगा, छुटकारा तो 100% मिल जाएगा, पर गलती की है तो भुगतने को भी तैयार रहना। कोशिश करूंगा कि बात ना खुले पर खुल गई तो सच एक्सेप्ट करना। तुम्हारा पति समझदार है, इसको एक्सेप्ट करेगा। मैंने अपने एक दरोगा दोस्त से बात की और एक महिला दरोगा को कॉन्फिडेंस में लेकर दीपा ने विनोद को मिलने के लिए कहीं बुलाया। फिर वही पुलिसिया दबाव से उसकी सारी पिक्स, चैट, सब कुछ रिकवर की, फ़ोन कब्जे में लिया, बढ़िया सुतान करवाया। थोड़ी देर पहले तक शेर बना फिर रहा विनोद बकरी की तरह मिमियाने लगा। फिर वार्निंग देकर छोड़ दिया, पर उससे पहले तशरीफ अच्छे से सुझा कर भेजी। इस तरह एक महिला और शोषित होने से और परिवार बिखरने से बच गया। दीपा को देर से सही पर समझ तो आया कि वह सही हो या गलत, किसी को हक नहीं है कि उसका फ़ोन चेक करे। न ही उसे किसी को इतना हक देना चाहिए कि कोई उसे जलील करे या उसके आत्मसम्मान को चोटिल कर सके। एक गलती की जिल्लत जो दीपा ने झेली। हाँ, उससे एक बार गलती हुई थी, पर वह इतनी गिरी हुई नहीं थी कि हर किसी से आशिकी करती फिरे। न ही उसे ऐसा करने की ज़रूरत थी। मेरे कहने पर आखिर दीपा ने अंत में सोच लिया था, अगर ज़रूरत पड़ी तो वह अपने पति को सब कुछ सच सच बता देगी, फिर चाहे जो सज़ा मिले। कम से कम उसे इस ब्लैकमेलिंग और जिल्लत से छुटकारा तो मिलेगा। यहाँ मेरा एक सवाल है कि गलत दोनों थे, पर अंत में सज़ा एक महिला क्यों भुगत रही थी? ताली एक हाथ से नहीं बजती, पर ताली बजाने से बजती है। आपकी इस बारे में क्या राय है? अपने कमेंट करके ज़रूर बताएं।